दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर इतवार रात 8 बजे और सोमवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज पर मबनी खास प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है इल्म की रोशनी। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप एंड चैलेंजेस की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एक ऐसा निज़ाम जो इंतज़ामिया को ज़मीन से जोड़ता है और आवाम तक सहूलतें पहुँचाने का ज़रिया बनता है। लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसलिए कि आज़ादी के बाद जब मुल्क ने 1947 में नई पहचान पाई तो ज़रूरत थी एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामिया की जो ब्रिटिश दौर के हुक्म चलाने वाली इंतज़ामिया से अलग हो और हुक्मरानी के पुराने तर्ज के बरक्स आवाम की खिदमत को बुनियाद बनाए। इसी सोच के तहत भारत में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इदारों की शुरुआत की गई ताकि सरकार के नुमाइंदे अफसर आवाम की भलाई, इंसाफ और बेहतर इंतज़ाम के लिए काम कर सकें। इसीलिए कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं और जमहूरियत में हुकूमत आवाम की होती है। अब हमारे समझने वाली बात यह है कि आज़ादी के 78 बरसों में हमारे मुल्क में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक एजुकेशन का शोबा बन चुका है, वो कैसे हमारे लिए इल्म की रोशनी साबित हो रहा है और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। इन्हीं सारी बातों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से डॉक्टर इंद्रजीत सोडी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साकेत बिहारी। हम आप दोनों का स्टूडियो में वेलकम करते हैं और साथ ही अपने व्यूअर्स को याद दिला दें कि आपके जहन में भी कोई सवाल इसी से जुड़ा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर इंद्रजीत सोडी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो क्या मतलब है? क्या ज़्यादातर लोग ये समझते हैं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिविल सर्विसेज? जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन की बात करते हैं, जैसे कि आजकल युवा या पहले भी कुछ सालों में 25 साल 30 साल 40 साल पहले देखें तो उनमें कन्फ्यूज़न रहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस है। पहले यूपीएससी अर्थात इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें कि कभी 26 होती हैं, कभी 28, कभी 30 प्रकार की सिविल सर्विस होती हैं, तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तो जैसे ज़्यादातर खास करके स्टूडेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते थे तो वो एक ना एक पक्का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते थे। तो फिर कुछ साथ स्टूडेंट एमए पब्लिक एड भी कर लेते थे, तो उनका मेन एम यही होता था। पर धीरे धीरे अभी कुछ वर्षों में हुआ है कि इसको टीचिंग के रूप में भी अपनाया गया है। और जैसा कि मैं जयपुर राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, राजस्थान ऐसा स्टेट है भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बीए में पब्लिक एड है और काफ़ी कॉलेज में एमए पब्लिक एड है। तो सबसे ज़्यादा अभी रिसेंटली 45 वैकेंसी आई थी गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में तो है। और राजस्थान की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, चाहे उदयपुर की यूनिवर्सिटी है, चाहे जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, चाहे अजमेर, सब जगह ही एमए पब्लिक एड चल रहा है। तो हर एक जगह डिपार्टमेंट पब्लिक एड, तो टीचिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है जैसे कि माने। इसके अलावा अगर आप स्कोप की बात करें, अगर मैं विस्तार पूर्वक बताऊं, अभी कुछ सालों से यूएनडीपी की जितनी वैकेंसी आती है उसमें आप देखें कि 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। उसमें लिखा होता है किसी ने एमए पब्लिक एड किया हो या डेवलपमेंट से किया हो, एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से किया हो, तो वो उनकी अच्छी पोस्ट पे उनकी हो जाती है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर की बात करें, सबसे अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कोल इंडिया लिमिटेड। तो वहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी या जैसे टिस्ट जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो जिन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के पास मास्टर इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट था, उनको कम्युनिटी मैनेजर की पोस्ट
पर अभी कुछ वर्षों में जिन बच्चों को अवेयरनेस है, जिनके पास एमए पब्लिक एड है या मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दे कैन आल्सो अप्लाई इन एनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर डिपार्टमेंट। तो कोल इंडिया लिमिटेड में मेरा एक स्टूडेंट लगा है जिसने कि एमए लोकल गवर्नेंस, जो कि इक्विवेलेंट टू एमए पब्लिक एड है। इसके अलावा नेशनल थर्मल है, जितने भी पब्लिक सेक्टर है उसमें काफी स्कोप है जी। और इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या एनजीओज हैं, जैसे पीरिया करके अच्छा एनजीओ है अपने दिल्ली में ही है, काफी पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, जिसके कि राजेश टंडन जी चेयरपर्सन है। तो ऐसे कई प्रकार के अच्छे एनजीओ हैं जिसमें भी पब्लिक एड का काफी स्कोप है। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आखिर है क्या। डॉक्टर साकिब बिहारी, आपसे भी समझना चाहेंगे कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे समझें? क्या ये एक सोशल सर्विस है या फिर पॉलिसी मेकिंग है? इसमें होता क्या है? देखिए, जहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। हालांकि जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके चश्मे से देखा जाए तो वाकई इसकी चर्चा तो बहुत पहले भी होती रही है, लेकिन ये एज ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन इसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। सबसे पहले 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के साथ इस विषय को भी पढ़ाया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य रूप से लोक नीतियों को कैसे सफलतम ढंग से लोगों तक पहुँचाना है, इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जी। साथ ही साथ इसका सरोकार सरकार, समाज और बाजार से भी है जी। लोक प्रशासन की जो पुष्टि है तब सही ढंग से होती है जब लोक और प्रशासन के बीच में जो संबंध है वो काफ़ी नज़दीकी रूप से होता है। अगर आप कॉलोनियल इंडिया के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा कि पहले जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैल्यूज़ थे या जो प्रेस्क्रिप्शंस थे वो डायरेक्टली इम्पोर्टेड थे यूके से। जिस तरीके की चीज़ें सिखाई जाती थी उस तरीके से यहाँ के नौकरशाह उसको फॉलो करते थे। बिल्कुल। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, जब हम गुलामी के जंजीरों से बाहर निकले तो हमें किस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ढलने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखें तो आप पाएंगे कि हमारा संविधान भी तकरीबन 75% उसी एक्ट का रिप्रोडक्शन है। तो ऐसे में जो अंग्रेज यहाँ से जब वापस गए तो उनकी जो एक लेगेसी थी, उस लेगेसी से हमको बाहर निकलने की आवश्यकता थी और है, और उस दिशा में भारत सरकार काफ़ी कुछ बेहतरीन प्रयास कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इन चीज़ों से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि आज भी आप देखिए, अगर पुलिस सर्विस की चर्चा की जाए तो पीला रंग का जो रेड टेपिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जब लोग देखते हैं तो उनके मन में एक फियर का भाव पैदा होता है। पुलिसिंग फियर के लिए नहीं बना है, पुलिसिंग पॉलिसिंग के लिए बना है, कैसे सोसाइटी को बेहतरीन ढंग से पॉलिस किया जाए। हमारे देश में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमारे देश में तकरीबन 2.75 लाख के आसपास ग्राम पंचायत हैं। हमारे देश में तकरीबन 4000 के आसपास नगर निकाय हैं और इन सब जगहों पर लोक प्रशासन की आवश्यकता है, बेहतरीन लोक प्रशासन की आवश्यकता है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि लोक प्रशासन को निश्चित रूप से एक आइसोलेटेड डिसिप्लिन के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी की भी ज़रूरत है, इसमें पॉलिटिकल साइंस की भी ज़रूरत है, इसमें इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है, इसमें मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि फिनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय नियमन का भी कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ के हों या नॉन ह्यूमैनिटीज़ का हो, मेरा मतलब नेचुरल साइंस से है, तो हर विधा की इसमें जगह है, एक मेल्टिंग पॉट है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सम्यक ज्ञान रखने का मतलब है कि आपको दूसरे विधाओं के बारे में भी बेहतरीन ज्ञान है। और जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इस विधा की जो उपादेयता है, मतलब इसका जो यूजफुलनेस है, वो केवल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के वैकेंसियों में क्वालिफाई होने तक सीमित नहीं है। इसकी ज़रूरत है प्रोफेसर बनने में, इसकी ज़रूरत है किसी भी तरह के मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने में, इसकी ज़रूरत है इवन घरों में, क्योंकि अगर आप देखें तो घर में भी एक प्रशासन होता है। अगर आप देखें तो घर के बाहर भी जब आप निकलते हैं तो वहाँ भी एक प्रशासनिक माहौल है। प्रशासन का महत्व माइक्रो से शुरू होता है और
मैक्रो तक जाता है, और इसमें हम टॉप डाउन या बॉटम अप के रूप में एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते। और बहुत सारे आपको अनगिनत उदाहरण मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से परिवार, समाज और बाजार में एक प्रशासनिक संगति की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे पंचायतों में या हमारे गांवों में एक बेहतरीन लोक प्रशासन के विधा की आवश्यकता है। और इस दिशा में लोग काफ़ी कारगर हैं, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक लोक प्रशासन को विशुद्धता के साथ न केवल समझा जाए बल्कि इसका अनुप्रयोग भी किया जाए, तब तक वाकई इल्म से रोशनी नहीं पनपेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर इंद्रजीत सोढी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या वाकई में बदलाव आया है? कई इतने सालों की अगर हम बात करें तो किस तरह का बदलाव आपने देखा? अगर लोक प्रशासन के रूप में बात करें मैडम की, अगर दिल्ली में देख लें, सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया में एमए पब्लिक एड और पीएचडी वी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में 3 कोर्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए ह्यूमन राइट्स और एमए पॉलिटिकल साइंस रेगुलर में, और हमारे जामिया में ऑनलाइन कोर्स आपके जो वो भी है कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके अलावा दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में। पर विडंबना देखिए कि दुर्भाग्य कहिए कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए पब्लिक एड नहीं है, कोई भी कोर्स, डिप्लोमा भी नहीं है, कोई सेपरेट डिपार्टमेंट भी नहीं है। और जो कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी मानव यूनिवर्सिटी है इंडिया में नंबर 1 सोशल साइंसेज में, तो दोनों यूनिवर्सिटी में आई बिलीव कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट कोर्स ऑफ एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होना चाहिए सो दैट स्टूडेंट कैन गेट गाइडेंस, क्योंकि खूब सारे के लिए स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली एक हब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और अगर मैं बात करूं, आई हैव वर्क 2 years इन तंजानिया में, एसोसिएट प्रोफेसर था वहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। वहाँ का मेरे को सिस्टम इंडिया से कुछ में ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि वहाँ पे एक मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव कोर्स है। एग्जीक्यूटिव जो भी व्यक्ति कोई भी है, जैसे आपकी दूरदर्शन कोई कार्यरत है, उसको डिग्री चाहिए मास्टर, तो दे गेट फुल फ्लेज सैलरी 2 years, और वो क्लासेस उनका टाइम होगा 8 से 12 या 8 से 1 होगा। उसके बाद फिर ऑफिस जाके काम करेंगे शाम को 5 बजे तक, तो उनको सैलरी भी मिलती रहेगी। इंडिया में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यूनिवर्सिटी, जहाँ पे एमए पब्लिक एड भी है, एमए रूरल डेवलपमेंट भी है। तो जो व्यक्ति जो रूरल डेवलपमेंट करते हैं और रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट कार्यरत है, उनको 2 साल की छुट्टी मिलती है, फुल फ्लेज वहाँ पढ़ाई करते हैं, साथ में सैलरी फुल, प्रोटेक्ट और प्रमोशन भी फुल। तो सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव इज नीडेड इन इंडिया आई बिलीव, तभी कुछ आप मैं मानता हूँ कि आगे बढ़ पाएंगे कैंडिडेट, जैसा कि जी बिल्कुल। डॉक्टर साकेत, अगर हम रोल की बात करें, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनका रोल क्या होता है? अगर हम पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एनजीओज में भी वो काम करते हैं, तो क्या रोल रहता है? देखिए, जहाँ तक उनकी भूमिका की बात अगर आप करें तो भूमिका के बारे में सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है उस यूनिट का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो या एनजीओ हो या कोई भी सोशल एंटिटी हो। सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर को रेगुलेटेड मैनर में कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, ये मैं समझता हूँ किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे प्रमुख ये रोल हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एमजी नरेगा की स्कीम मैं लेता हूँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको 2005 में शुरू किया गया था इस एक्ट के क्रियान्वयन के बाद। तो आप देखिए कि इसमें ये उम्मीद की जाती है कि जितने भी अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, जो लोग दक्ष नहीं है, स्किलिंग जिनकी नहीं हुई है, उनको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ये हुआ कि किस तरीके से वो राइट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करवाए और किस तरीके से उन तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे। एक बहुत ही बढ़िया बात यह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम ऑपरेशंस को देखें तो कम से कम हम लोगों ने डीबीटी को पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट कर दिया है। मतलब जो कुछ भी बेनिफिट बेनिफिशियरी को मिलना है वो सीधे उसके खाते में, कहीं कोई साइफनिंग ऑफ नहीं, कहीं कोई लीकेज नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे उसके अकाउंट में पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत बढ़िया रोल कहा जाएगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, जो ऑब्जेक्टिव आपने तय किया, उस ऑब्जेक्टिव को आप बहुत ही बाखूबी निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो ये नरेगा से एक एग्जाम्पल मिला और आपको मैंने डीबीटी का एग्जाम्पल दिया। तो और फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि
किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है कि वहाँ के कॉन्टेक्स्ट को समझे। जब वहाँ के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा तभी उसको टेक्स्ट समझ में आएगा, और जब टेक्स्ट समझ में आएगा तभी वो अपने स्किल से पब्लिक को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर मतलब कतई लोगों को सप्रेस, कंप्रेस और डिप्रेस करना नहीं है। लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को बेहतरी की तरफ ले जाना है, लोगों को एक थ्रस्ट प्रोवाइड करना है ताकि उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पहले की तुलना में बेहतर हो सके। अब आप देख लीजिए PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, वैसे तो अर्बन एरियाज के लिए भी है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने सारे लोगों को घर मिल गया। बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी बेनिफिशियरी थे उनको सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस जो 2011 में 3 मिनिस्ट्रियों ने मिलकर करवाया था, उसके माध्यम से डेप्रिवेशन पॉइंट्स बनाए गए और डेप्रिवेशन पॉइंट्स के बेस पर उनका PWL तैयार किया गया और उस लिस्ट में नीचे से, बॉटम से ऊपर की तरफ लोगों को घर आवंटित किए गए। तो मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो सकता है लोक प्रशासन का। लेकिन लोक प्रशासक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों के परेशानियों को समझे, क्योंकि देखिए एक जगह ऐसा कोई यूनिफॉर्म सिस्टम अपने देश में नहीं हो सकता, भारत में नहीं हो सकता, जिसके माध्यम से आप लोगों की परेशानियों को तुरंत समझ सकें। इसलिए भी क्योंकि देखिए अपने 36 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों में नाना प्रकार की विविधताएं हैं। कहीं हिली टेरेन है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं सस्पेंशन ब्रिजेस की जरूरत है, तो कहीं रोड की जरूरत है, तो कहीं पर ज्यादा पानी वाटरफॉल होता है, तो कहीं ज्यादा सुखाड़ होता है। तो इन तमाम विविधताओं को हमें समझने की आवश्यकता होगी। कहीं लिटरेसी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, कहीं लिटरेसी है ही नहीं, बहुत कम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। तो बहुत तरह की जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं हमारे पूरे सिस्टम में, सेटअप में, इनको समझना पड़ेगा प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेटर को जो वहां पर एडमिनिस्टर कर रहा है। इसलिए जो 6500 पोस्ट 6500 के आसपास प्लस के आसपास IAS ऑफिसर्स के लिए हमारे देश में वैकेंसी है, जिसमें तकरीबन 5500 के आसपास मतलब भरे गए हैं। तो जब उनको भेजा जाता है तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि जहां भी आप जाइए सबसे पहले वहां की भाषा को सीखिए कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों के संपर्क में नहीं जाएंगे, जब तक आप लोगों के साथ एक डायलॉग क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक उनको समझेंगे नहीं, उनके समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तब तक आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। लेकिन एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए जरूरी ये भी है कि आप अपने किए गए एक्शंस का फीडबैक लें कि आपने जो कुछ भी किया वो लोगों को किस हद तक उनको बेहतरी के रास्ते पर ले गया, या उनके ग्रीवियंसेस कुछ बाकी हैं जिनको एड्रेस करना और शेष रह गया है। भारत सरकार में CP ग्राम का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, जिसमें ग्रीवियंसेस की संख्या बढ़ गई है। मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रीवियंस को एड्रेस करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रीवियंसेस की संख्या बढ़ती है। तो ये एक बहुत बेहतरीन कदम है जो दिखाता है कि किस तरीके से एक लोक प्रशासक पहले की तुलना में ज्यादा बेहतरीन ढंग से कोई भी शासन कर सकेगा। तो इस तरीके की रोल हो गई। तो रोल में आप अगर लिस्ट डाउन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की उसको जानकारी हो, नंबर 1, वहाँ के वित्त व्यवस्था के बारे में जानकारी हो, नंबर 2, वहाँ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है इसके बारे में जानकारी हो, वहाँ पर किस तरीके के सिस्टम को चलाने के लिए स्टाफिंग करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स, लीडरशिप, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं ये तो जरूरी उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होना चाहिए, तभी वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर सकेंगे। बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह से एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर सकते हैं। प्रोफेसर इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बनाना चाहता है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और आप कैसे गाइड करेंगे? देखो, उसमें मैडम जी बात करें 3-4 चीज़ों बात देखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि अगर बच्चा MA पब्लिक एड कर रहा है, क्योंकि आज का विषय भी स्टूडेंट के लिए, कैरियर के लिए, ना कि जो कि ऑलरेडी पब्लिक एड में हो, तो मैं ये मानता हूँ कि जो पब्लिक एड में ऑलरेडी कोई MA करना चाह रहा है तो उसके हिसाब से उसको सब्जेक्ट कौन कौन से चूज़ करने हैं MA ऑप्शनल। जैसे कि बच्चे ने लिया डिजास्टर मैनेजमेंट, जी,
तो बच्चा आगे डिजास्टर में स्कोप बना सकता है कि डिजास्टर के कई आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूट ऑलरेडी NID है मेरा इंडिया में, दिल्ली में। इसका एक हेडक्वार्टर जो रीजनल सेंटर है वो विशाखापट्टनम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। रोहिणी में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमानेंट का कैंपस बना दिया। या बच्चा ले कि सब्जेक्ट ले रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ताकि खूब सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद है, उसका रीजनल सेंटर गुवाहाटी में है, तो बच्चा वहाँ रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट या रिसर्चर लग सकता है जी। या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन ले तो सोशल टाइप के खूब सारे NGOs हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ जॉब कर सकता है। इसके अलावा कुछ बच्चे MA के बाद PhD करते हैं जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि PhD में आती है। PhD में बच्चे क्या खूब सारे ट्रेडिशनल टॉपिक, अभी भी पंचायती राज ले रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट इन पंचायती राज, या एक ग्राम पंचायत ले ली, या उन्होंने ले लिया रिजर्वेशन पे ले लिया। कुछ जैसे मैं जामिया में देखा है मुस्लिम है तो मुस्लिम वाला ले रहे हैं, तो कुछ नया लेना चाहिए, क्लाइमेट चेंज लें जैसे, क्योंकि आने वाला टाइम क्लाइमेट चेंज है। और खूब सारे बच्चे जब PhD कर रहे होते हैं तो कुछ ही बच्चों को फॉरेन में क्या होता है कि यंग स्कॉलर जो अप टू 35 ईयर, हमारी तो एज ज्यादा हो गई जी, उनके लिए फॉरेन में खूब स्कॉलरशिप है, उनको फ्री टिकट मिलती है आने जाने की, उनको ठहरना भी फ्री मिलता है। हम लोगों तो खुद टिकट पैसा खर्च करना पड़ता है, वीज़ा का भी, ठहरना। तो यंग स्कॉलर मैंने जामिया भी देखा है, कुछ स्टूडेंट क्लाइमेट पे इम्तियाज करके जैसे स्टूडेंट है तो उसको स्कॉलरशिप में फॉरेन जर्मनी में जाके पेपर प्रेजेंट करके आया, फुली फ्लेज फंडेड था उसका। तो बच्चों को एक टॉपिक अच्छा चूज करना चाहिए PhD करते हुए। क्लाइमेट चेंज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है, या रोल ऑफ वुमेन इन क्लाइमेट चेंज, अगर वुमेन पे करना है। ये नहीं कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल वुमेन एम्पावरमेंट इन विलेज या वुमेन एम्पावरमेंट इन अर्बन, तो वो ट्रेडिशनल मैं मानता हूँ, उससे हटके नहीं लेना चाहिए। या डिजिटल गवर्नमेंट लें, आजकल डिजिटल का टाइम है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखें। इसके अलावा MA के अलावा आप जब PhD करो, कुछ उसमें टॉपिक में ऐसा रखो स्कोप बढ़ जाए। जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की बात करें, मेरा एक दोस्त है जानने वाला, उसने MA पब्लिक एड करी, उसने उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी में कार्यरत रहा, फिर BHU में आ गया। तो अब पब्लिक एड से वो JNU के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में रशियन डिपार्टमेंट में, तो कैसा है JNU में खासियत है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में PhD इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मांगते हैं। उसने MA तो पब्लिक एड में तो एलिजिबल है ही, जहाँ भी इंडिया में निकलेगी पब्लिक एड, पर उसने PhD के टॉपिक में रशिया रख लिया, तो वहाँ भी स्कोप बढ़ गया, उसका दुगना स्कोप हो गया। तो मैं मानता हूँ कि जब बच्चा PhD करे तो वो टॉपिक ऐसा ले उसका स्कोप वाइडर हो, ये नहीं कि छोटा कर दे। जैसे मैंने कहा कि कुछ ट्रेडिशनल ले रहे हैं अभी भी, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है। मैं जो भी मेरे से स्टूडेंट राय लेने आते हैं, मैं तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। मेरे फैमिली वाले भी नाराज रहते हैं कि मैं हमेशा स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम देता हूँ। जामिया में मेरे को स्टूडेंट आते हैं जो अनजान भी हैं, जो भी नहीं जानते, आई ऑलवेज गिव टाइम। और मैं हर स्टूडेंट को अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, रात को 1 बजे भी फ़ोन आए मैं उठाऊंगा उसको, कोशिश रहती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वी आर फॉर द स्टूडेंट। ये नहीं कि अपनी ड्यूटी सुबह 10 से 4 या 5 बजे तक, 24/7। कोई स्टूडेंट कहता है ना, मैं अगर जामिया में हूँ कि मैं जामिया नहीं आ सकता सर, आप शाम को वहाँ आ जाओगे लाजपत, मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि आई बिलीव कि मेरा जब तक ब्लड है स्टूडेंट, मेरी यही फितरत है। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ भी थोड़ी नाराज रहती थी, पर ठीक है, बिकॉज वी आर द टीचर, वी हैव टू गाइड द स्टूडेंट। ये स्पिरिट होनी चाहिए, बिल्कुल। जब तक ये स्पिरिट नहीं होगी, इंडिया विल नॉट मूव फर्दर इन 21st सेंचुरी। बिल्कुल, हम मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साकेत बिहारी, कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर डिसिप्लिन को अगर आप देखिए या इसके ऑपरेशन को देखिए, तो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में ये काफ़ी इम्पोर्टेंस प्राप्त किया है। और पॉल एप्पलबी ने एक सर्वे भी किया था, करवाया गया था उनसे, जो फोर्ड फाउंडेशन के कंसल्टेंट थे, और उनके रिकमेंडेशन पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप हुआ, ताकि जितने भी सीनियर या मिडिल लेवल ऑफिशियल्स हैं उनको एक बेहतरीन ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि अपने रोल्स को बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट कर सकें। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत इंडिया में तो अब काफ़ी कुछ बढ़ गया है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी प्रासंगिक हैं, उन पर मैं फोकस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखिए, कोई भी डिसिप्लिन तब ज़्यादा एक्सपेंड करता है जब उसमें लोगों को नौकरी मिले, लोगों को उसमें रोजगार मिले। जी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई तकरीबन हर विश्वविद्यालय में नहीं होती है, हर कॉलेजेस में नहीं होती है। इस बहुत ही
सेलेक्टेड जगहों पर ये पढ़ाई जाती है। तो एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भूमिका को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी ये है कि इसके जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, इसका जो लर्नर का बेस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हर विश्वविद्यालय कॉलेजेस में इसको इंटीग्रेट करा जाए, इस कोर्स को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, जब स्वतंत्रता, समानता, बंधुता जैसे वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हैं जो हमें रेगुलेट करते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट रखने के लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ज़रूरी है कि बेहतर रेगुलेटर्स हों, बेहतर रेगुलेशंस हों, और बेहतर रेगुलेशंस एंड रेगुलेटर्स को इंश्योर करने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की, बेहतरीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की आवश्यकता है। और आवश्यकता को पूरा करने के लिए उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ग्राउंडेड होनी चाहिए। वो जो कुछ भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हों वो प्रैक्टिकल हो, जिसको जब वो अप्लाई करें तो उसके बेहतरीन रिजल्ट्स निकलें। और इसकी इम्पोर्टेंस पहले की तुलना में इसलिए बढ़ गई है जी। और यदि आप देखें रिसोर्सेज का, रिसोर्स के मैनेजमेंट का, तो रिसोर्स तो आपके स्केर्स हैं, कम हैं, रिसोर्स तो सीमित हैं, लेकिन जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हैं। तो कम रिसोर्सेज से ढेर सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग हो, प्रॉपर उस चीज़ का एक कोऑर्डिनेशन हो, और उस कोऑर्डिनेशन से जब उसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा तो इफिशियंसी उसमें बढ़ जाएगी। मतलब एक यूनिट रिसोर्स जो पहले एक्स प्रोड्यूस करता था, अगर कोऑर्डिनेट किया जाए बेहतरीन ढंग से, तो वही यूनिट एक्स प्लस डेल्टा प्रोड्यूस करेगा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक हमारा स्कीम था जो अब दूसरे रूप में हो गया है, उसका नाम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब उसका नाम हो गया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। नीति आयोग की ये स्कीम है। तो उस स्कीम में भी इस बात की चर्चा की गई है कि कैसे परफॉर्मेंस को या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हम डेल्टा चेंजेस लाएं, कुछ ना कुछ चेंजेस लाएं पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो निश्चित रूप से जो सम टोटल होगा उन सारे थोड़े थोड़े चेंजेस का, वो जब होल बनेगा, कंपोजिट बनेगा, तो उससे बहुत बेहतरीन चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे तो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि हमारे GFR रूल्स हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, लेकिन कई जगहों में मैं देखता हूँ NGOs में, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन प्राइवेट एंटिटीज़ में, कि उन रूल्स को लोग बड़ा ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं और बहुत सारे लोग उसको अप्लाई भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पब्लिक के मैंडेट से आता है वो केवल गवर्नमेंट के लिए ही काम नहीं करता है, वो दूसरे लोगों को के लिए भी काम करता है। और उस पर अगर आप एक कंसेंसस बनाएं, सब लोग सहमति बनाएं, और उन सहमति से प्राप्त किया हुआ जो कुछ भी प्रेस्क्रिप्शंस हैं उनको कोई फॉलो करे, तो निश्चित रूप से जो उसका इम्पैक्ट होगा वो बेहतरीन होगा। और हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। डॉक्टर साहब एक दो NGOs का नाम गिना रहे थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करती हैं, उन पर अमल करती हैं, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी बेहतर कर रही हैं। इवन हाउस होल्ड्स में भी देखा है मैंने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग छोटे मोटे लिस्ट बनाते हैं घर के सामान को खरीदने के लिए, और किसी को भेजते हैं तो कहते हैं कि भैया देखिए ये जो पैसा है केवल उन्हीं आइटम्स पर खर्च किया जाएगा जिन आइटम्स के लिए दिया जा रहा है। तो ये तो GFR का पैटर्न है जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो यदि अगर आप देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इम्पोर्टेंस को, तो आप पाएंगे कि इसका इम्पोर्टेंस न केवल सरकार के लिए है, इसका इम्पोर्टेंस बाजार के लिए है, इसका इम्पोर्टेंस समाज के लिए है, और इसका इम्पोर्टेंस सरोकार के लिए भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है ये हमें डॉक्टर साकिब बिहारी ने बताया। प्रोफेसर इंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बहुत नॉलेजेबल है और बहुत ट्रेंड है, तो वो किसी भी जगह की, चाहे वो अर्बन हो या फिर रूरल हो, उसको कैसे बदल सकता है उस जगह को?
बात करें जैसे कि कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत है, तो उसके पास अगर अर्बन प्लानिंग का एक्सपर्टाइजनेस है तो वहाँ पे जाके वो उस प्रकार से हेल्प कर सकता है अपनी। और मान लो कोई रूरल डेवलपमेंट का है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जाके कर सकता है। इंडिया में अभी धीरे धीरे हो रहा है पर कम है। मैं मानता हूँ कि जैसे अमेरिका और अफ्रीकन कंट्री की बात करें, वहाँ पे जितने भी MBA इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जिन्होंने मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे वो चाइना है। पर इंडिया में देखा है मैंने, चैलेंजिंग इशू है। IIT जैसे है वहाँ पे मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी है। जब भी पब्लिक पॉलिसी की तो खूब लोग सोचते हैं कि शायद पब्लिक एड से है, पर इंडिया में ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये एक अचंभा भी होता है क्योंकि इंडिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है इकोनॉमिक्स को और सिर्फ MBA वालों को। चाहे IIT ले लो, वहाँ पे कोई मेरे एक जानकार दोस्त ने अप्लाई किया, उसका रिजेक्ट कर दिया, आप MA इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे ली कॉन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नंबर 1 माना जाता है, जो कि सिंगापुर में है, वहाँ पे तो इंटरडिसिप्लिनरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो जो पब्लिक एड बैकग्राउंड से है तो उसका बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो उसको लिमिटेड स्कोप रह जाता है टीचिंग में। अगर IIT या IIM में नहीं मिल पाएगा तो फिर वो अपना एक्सपर्टाइजनेस है, अपना जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ कर सकता है। और अभी डॉक्टर साकेत जी नाम लिया कि जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिशन जिसकी स्थापना 1954 में हुई, पॉल H.W. भाई का नाम ले रहे थे, उन्होंने 1953 और 1956 में 2 रिपोर्ट दी थी। वो अमेरिकन के पहले सिविल सर्वेंट थे, फिर बाद में वो टीचिंग में आ गए रिटायरमेंट होने के बाद, बिकॉज ही वॉज डेडिकेटेड। तो IEP मेरे को ध्यान है, पहले डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वहाँ भी बंद हो चुका है आज की डेट में, काफ़ी साल हो गए, बस वो 1970 तक ही रहा। तो कुछ एक्सपर्टाइज जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर देते हैं, जैसे कि जुलाई से अप्रैल तक APA कोर्स चलता है IIP में, एडवांस प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ देता है। MPhil की डिग्री देते थे, अब शायद डिग्री का नाम चेंज हो गया है, तो वहाँ पे जाके लेक्चर दे सकता है। इसके अलावा खूब सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आज कंसल्टेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आजकल कंसल्टेंट्स की स्कीम चला रखी है। और यंग प्रोफेशनल, आजकल के यंग प्रोफेशनल हैं, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर स्कीम है। जैसे अभी हरियाणा की निकली हुई है, उससे पहले राजस्थान में राजीविका करके एक मिशन है, हरियाणा में भी है, और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपनी चलाया हुआ है यंग प्रोफेशनल, जिसमें किसी स्टेट में 35 है, किसी में 40 है यंग प्रोफेशनल। इसके अलावा UNDP भी आपका यंग प्रोफेशनल निकालता है। और मैं पहले मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, RGNYD राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बदूर, तमिलनाडु में काम किया है। तो हमारी मिनिस्ट्री जो पहले वाली है वो भी यंग प्रोफेशनल को निकालती है, हर स्टेट में 2-2, 3 दिन। तो स्कोप खूब है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपको लगातार सर्च करना पड़ेगा, और कुछ अच्छे जो मार्गदर्शन है प्रोफेसर, चाहे वो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, चाहे हमारा जामिया मिलिया इस्लामिया, यहाँ पे कुछ प्रोफेसर से गाइडेंस ले सकता है, ताकि एक आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको दिशा मिल जाए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमने संघर्ष किया, पर आज के टाइम में खुद स्टूडेंट अपने आप भी नॉलेज ले लेता है, और बाकी टीचर्स कोई भी मना नहीं करता, कहीं से भी पूछने जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि, और इसके अलावा वो आर्टिकल लिख सकता है, पेपर पब्लिश करेगा, ताकि उसका एक्सपर्टाइजनेस वो चाहे न्यूज़पेपर में दे, चाहे आपके जर्नल्स में लिखे, या मैं अपने जो MA के स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस, जैसे IIP में अभी 18-19 को कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी करा रहे हैं, और रूरल डेवलपमेंट पे हो रही है। इससे पहले पिछली बार उन्होंने सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन में कराई थी, लास्ट ईयर, हर साल नवंबर में होती है। तो जो स्टूडेंट पेपर प्रेजेंट कर रहा है तो उनकी बुक में बुक चैप्टर भी छप जाता है, तो आपका CV मजबूत होगा। जब तक सिर्फ जो बच्चे MA कर रहे हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे तो स्कोप कैसे बढ़ेगा? वो तो MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या MA कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, प्राइवेट करना या रेगुलर बराबर है, पर जो रेगुलर कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, या प्राइवेट वाले भी कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि एक्स्ट्रा में उनको पेपर प्रेजेंट करना चाहिए कॉन्फ्रेंस में, कुछ अपना आर्टिकल छपवाना चाहिए कोई जर्नल में, जो मैं स्टूडेंट के लिए कहता हूँ, क्योंकि आज का प्रोग्राम स्टूडेंट की फोकस के लिए है, ना कि कोई जो ऑलरेडी प्रशासक है या ऑलरेडी कोई सेट है। मैं मानता हूँ क्योंकि वी हैव टू गिव गाइडेंस टू द स्टूडेंट हाउ टू मूव फर्दर इन द लाइफ। जो सेटल हो गए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैं जो आप कह रहे हैं इल्म है या रोशनी का है, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। तो उनके फोकस के लिए मैं मानता हूँ कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जी। अगर सिर्फ MA ही करेंगे तो स्कोप लिमिटेड रह जाएगा, मेरी यही मतलब। बिल्कुल, तो आपने कहा कि अपने स्किल्स को, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए जी, जिससे कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकें और लोगों को इसका फायदा पहुंच सके, और इनडायरेक्टली मुल्क को भी। आपसे भी समझना चाहेंगे डॉक्टर साकेत बिहारी कि
अगर हम बात करें कि इल्म की हम बात कर रहे हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, बेहतर ट्रेनिंग की अगर बात करें, अगर कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कितना फ़र्क पड़ता है अगर वो बेहतर इन्फॉर्म्ड है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है या बेहतर ट्रेंड है, किस तरह के बदलाव वो एक जगह पर ला सकता है? बहुत ही उचित प्रश्न आपने किया है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पब्लिक सर्विस के सेवा को कोई क्वालिफाई करता है, एक आम आदमी, एक आम कैंडिडेट, और एक ऐसा कैंडिडेट जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, तो दोनों के ऑपरेशन में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम जिसने ली है, निश्चित रूप से वो गैर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तालीम लेने वाले आदमी की तुलना में बेहतर ऑपरेशन करेगा, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन करेगा, बेहतर लोगों को समझेगा, बेहतर सजेशंस देगा नीतियों को बेहतरीन करने में। तो ये फ़र्क, पहली फ़र्क तो ये आ गई। दूसरा चीज़ ये है कि जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, उसका रुख होगा इस तरफ कि कैसे लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करना है, इस तरफ उसकी रुझान होगी और इस तरफ वो अपने तमाम क्रियाकलापों को इस तरफ प्रेरित करेगा ताकि लोगों के ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सके। जी। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 73वां और 74वां अमेंडमेंट हुआ था, जी, उसके कॉन्सेप्ट को जब वो समझेगा तो उसको ये विश्वास होगा कि कैसे प्रशासन को विकेंद्रित करने में ज़्यादा सफलताएं मिलती हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। जब प्रशासन को विकेंद्रित किया जाता है एक हायरार्की में, एक सिस्टम में, तो निश्चित रूप से उसके जो रिजल्ट होते हैं वो पहले की तुलना में एक सेंट्रलाइज सिस्टम से काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। इस चीज़ को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिकल मुझे लगता है कि अगर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट है तो वो ज़्यादा बेहतरी के साथ कर पाएगा, क्योंकि वो उन चीज़ों के साथ अपने को समझता नहीं है, बस वो बोध करता है, कंप्रीहेंड करता है। वो उसको इस बात का अंदाज़ा है कि इस तरीके से करने से लोक उन्मुखी प्रशासन हो सकेगा, क्योंकि जब लोक उन्मुखी प्रशासन होगा तभी लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट वीन कर पाएगी। और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट उसी को माना जाता है जिसके पास सबसे ज़्यादा लोगों का विश्वास है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरी न केवल लोगों को पहले की तुलना में ज़्यादा सुख सुविधाएं प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है, बल्कि ये सरकार के ट्रस्ट को भी बढ़ाता है, सरकार के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो लोग जानते हैं वो निश्चित रूप से अगर नीतियों में कोई विसंगति है, अगर नीति ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही है, तो उसका एक मूल्यांकन कराने का फॉर्मेट वो लोग उस अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी स्कीम का त्रिपक्षीय मूल्यांकन होता है तो उसके लिए ऑलरेडी एक टेम्पलेट नीति आयोग ने तैयार किया है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने उसको वेट किया है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है कि किस तरीके से किसी स्कीम का मूल्यांकन हो। अब सवाल ये है कि मूल्यांकनकर्ता ने तो मूल्यांकन कर दिया, लेकिन उसके सजेशंस को, उसके रिकमेंडेशंस को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया, किस तरीके से उसने अपने पूरे एक्शन स्कीम में इंटीग्रेट किया, किस तरीके से अपने एक्शन स्कीम में डाला, ये बहुत अहमियत रखती है। और जो आदमी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से होगा वो मुझे लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिसिएट कर पाएगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे देश में इंडक्ट होते हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनिंग IIPA जैसे संस्थाओं में दिया जाता है और वहाँ से वो कौशल को सीख कर निश्चित रूप से अपना हुनर बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देश को प्रदान करते हैं। लेकिन जिसकी ऑलरेडी बैकग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है तो वो तो मैटर करेगा ही। जी बिल्कुल। तो अगर ज़्यादा नॉलेजेबल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, वेल ट्रेंड हो, तो किस तरह से फ़र्क पड़ता है, ये अभी बताया डॉक्टर साकेत बिहारी ने। प्रोफेसर इंद्रजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि चैलेंजेस आखिर कहाँ हैं, क्यों नहीं बेहतर बदलाव हो सकता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर हो सकते हैं, इन्फॉर्म्ड या ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं?
जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बहुत पहले यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं सभी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खूब सारी हैं। अगर 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें से आधे में भी नहीं पब्लिक एड है। तो क्यों नहीं वो यूजीसी की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का वो सुझाव क्यों नहीं लागू हुआ? अगर वो हो जाए तो स्कोप बढ़ जाएगा। अगर आप चैलेंज सबसे बड़ा मैं तो ये मानता हूँ। दूसरा, एक कमेटी थी यूपीएससी की, उसने एक सुझाव दिया था कि क्यों ना कि जैसे जो बच्चों ने डॉक्टरी करनी है वो 12th में नीट का एग्ज़ाम देते हैं जैसे आजकल की, तो वो डॉक्टरी सिर्फ डॉक्टर बन नहीं जाएगा। जो इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट देगा इंजीनियरिंग, तो क्यों ना जो सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं 12th में ही वो शुरू कर दिया जाए एंट्रेंस टेस्ट, और इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पर कुछ पॉलिटिकल रीजन या कुछ फैकल्टी वाले नहीं चाहते, तो वो दोनों ही नहीं हो पाए। ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पब्लिक एड डिपार्टमेंट आ पाया, चाहे आप दिल्ली में देख लो, प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में सिर्फ जामिया को छोड़ के और इग्नू को छोड़ के बाकी नहीं है, या और कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें वहाँ नहीं है। कुछ जगह जॉइंट में है सेंट्रल, जैसे कि उसका नाम आ गया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, वो फिर भी अच्छी बात है। तो फुल फ्लेज डिपार्टमेंट पब्लिक एड का बहुत ही कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। यही हाल स्टेट यूनिवर्सिटी में है। अगर यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, या और कुछ स्टेट की बात करें, तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ ही यूनिवर्सिटी में, सारी स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं। तो ये दूसरा चैलेंज अगर बात करें। तीसरा चैलेंज, जैसे मैंने कहा कि IIT IIM यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टीचिंग में स्कोप है ही नहीं। अफ्रीका में वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और MBA कॉलेज, अफ्रीका में तो MBA कॉलेज में पब्लिक एड की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरा बहुत पहले सिलेक्शन हो गया था इथोपिया में भी, तो वो MBA कॉलेज में था। पर इंडिया में सोचना ही बड़ा मुश्किल है कि MBA कॉलेज में, तो जब तक ये सोच चेंज नहीं होगी। अभी डॉक्टर साकेत जी CP ग्राम्स की बात कर रहे थे, तो CP ग्राम्स और एक पब्लिक सर्विस गारंटी इंडिया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, अभी तक मेरे ख्याल 25 स्टेट ने लागू कर दिया। सबसे पहले बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये थे, 2011-12 में ले आए थे। इन दोनों को मैं मानता हूँ ब्रह्मास्त्र। किसी भी सिटीजन का अगर ग्राइवेंस है तो ये ब्रह्मास्त्र। अब लोगों को पता ही नहीं, पब्लिक एड में हमारे ये पढ़ाया जाता है, हम पढ़ाते हैं MA पब्लिक एड में, पर किसी बच्चे ने MA इकोनॉमिक्स किया, कोई बच्चे MA सोशियोलॉजी कर रहा है, MA इकोनॉमिक्स कर रहा है, MA हिस्ट्री का है, उनको CP ग्राम्स पता ही नहीं। जब पढ़ने वालों को नहीं पता, तो जिन्होंने सिर्फ BA किया या MSc किया या BTech किया या MB, उनको तो पता ही नहीं CP ग्राम्स। और CP ग्राम्स ऐसे सिस्टम है कि पहले इसका जो था डिस्पोजल 31 डेज में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, फिर 25 डेज, फिर आपका आ गया 15 दिन, अब विदिन 7 डेज। तो इसके लिए DARPG देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक। तो इस प्रकार के जो इनोवेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्थापित किया कि स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने की जरूरत है। और मैंने पहले भी बताया था कि अभी भी स्टूडेंट में चैलेंज है। वो आजकल की नो डाउट स्टूडेंट क्रिएटिव हैं, पर उनको MA के अलावा साथ साथ, ज़्यादातर जो मैंने देखा MA के साथ साथ कह रहे हैं सिविल सर्विस, पर जो भी मानता हूँ सिविल सर्विस की वो ही तैयारी अच्छी कर पाता है जो अच्छी न्यूज़पेपर पढ़ता है और एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करता है जी। तो मैंने स्टूडेंट में अक्सर पाया कि फाउंडेशन बड़ा कमज़ोर है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं कोई भी हो, और वो उनका फाउंडेशन कमजोर है। जैसे मैंने पूछा भी क्या प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट में, तो वो आंसर देंगे लैक ऑफ फंड, जबकि अप्रोप्रिएट वर्ड है लैक ऑफ सफिशिएंट वर्ड लिखना चाहिए उनको एग्जाम में। इसी तरह उनको पूछो भाई आपके जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ पे सर्विसेज क्यों डिले है, तो वो कह रहे हैं कि लैक ऑफ जो है टाइम है, जबकि होता है स्टिपुलेटेड टाइम, एनी सर्विसेज हैज टू बी प्रोवाइडेड विद इन द स्टिपुलेटेड। तो कुछ अप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू लर्न। वो अच्छे न्यूज़पेपर पढ़ के, अच्छे एडिटोरियल पढ़ के, अच्छे बुक्स पढ़ के, और आजकल जो बच्चे हैं गूगल से ही पढ़ते हैं, गूगल बाबा जैसे कहा जाता है, तो जब तक अच्छी बुक्स नहीं पढ़ेंगे उनका फाउंडेशन मैं मानता हूँ मजबूत नहीं होगा। बुक्स पढ़ने से आप पास तो हो जाओगे पर आप कंपटीशन में नहीं ठहर पाओगे। खूब सारे बच्चे कह रहे हैं हमने 2 अटेम्प्ट दे लिए, हमने टीचिंग के लिए कर लिया, यूजीसी नेट दे लिया, JRF नहीं हो रहा दूसरे बच्चे का, क्योंकि दूसरा वर्ड बच्चा भी आपके जैसे तैयारी कर रहा है बट ही और शी हैज यूज एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी और वर्ड, वो होना बहुत जरूरी है। वो तभी होगा जो बच्चा कॉन्फ्रेंस में जाएगा और अपना एक्सपोजर जब तक नहीं होगा घर बैठे या सीधा घर से यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से घर आए, उससे नहीं होगा। आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, स्कोप, तभी आपका क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आजकल खूब सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं खूब सारे, जैसे स्वयं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चला रखा है स्वयं, और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खूब सारे जर्नल भी फ्री कर रही है। खूब सारी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जर्नल्स फ्री हैं, वो जर्नल अच्छे जर्नल्स पढ़े, तो अब जर्नल पढ़ते ही नहीं बच्चे आजकल के,
जिनके बुक्स के नाम ही नहीं पता होता बच्चों को, अच्छे राइटर्स के, तो वो जब तक बच्चे खुद भी अपने आप में चेंज नहीं ला पाएंगे, और खूब बच्चे, मैं मानता हूँ कि घर से बाहर निकलना चाहिए। कुछ टीचर हैं जी, जैसे मैंने भी घर से बाहर के आउट ऑफ इंडिया भी काम किया, कुछ बच्चे चाह रहे हैं जहाँ रह रहे हैं वहीं जॉब मिल जाए घर के आस, वो नहीं, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा खुद का, फैमिली का, तभी स्कोप बढ़ेगा। जी, तो ये तो बात समझ में आ रही है कितना ज़रूरी है नॉलेज को अपना गेन करना और लेते बढ़ाते रहना अपनी नॉलेज, इल्म कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर साकेत, आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह के चैलेंजेस आपके समझ में हैं? देखिए, इसमें कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जिनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एक तो डिसिप्लिन से ओरिएंटेड चैलेंज है, और दूसरा इसका प्रैक्टिकल या ग्राउंड लेवल पर चैलेंज है। अगर डिसिप्लिन के बारे में बात किया जाए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, तो वहाँ पर स्किल को एम्फेसाइज किया गया है कि किस तरीके से मार्केट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री को हम ब्लेंड कर सकें तमाम कोर्सेज में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनना पड़ेगा एज ए डिसिप्लिन। किस तरीके के स्किल्स उसमें इंक्लूड किए जाएं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक बेहतरीन डिसिप्लिन के रूप में सामने निकल कर आए और लोगों का डिमांड बढ़े, क्योंकि बच्चे उसी सब्जेक्ट को चुनते हैं जिसमें जॉब मिले, जहां पर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट हो। तो इसके लिए हमें बेहतरीन टीचर को ट्रेन करने की जरूरत है, बेहतरीन टीचर ट्रेनिंग हमें कराने की जरूरत है, जिससे कि टीचर ट्रेंड हो और स्किल ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासरूम में डिलीवर कर सके। पहला तो चैलेंज मैं ये मानता हूँ। दूसरा चैलेंज मैं ये मानता हूँ कि आजकल क्लासरूम काफ़ी डिजिटलाइज मोड में ऑपरेट हो रहा है। आप कहीं भी जाएं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो आपको पता चलेगा कि डिजिटल बोर्ड्स हैं, उस पर पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को समझाया जा रहा है, कई बार तो गूगल वगैरह को भी कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो इंटरनेट का बैंडविथ है वो स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन वेरी करता है। कई बार कई जगहों में बैंडविथ बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दिल्ली में बैठकर आप बहुत सारे गानों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन एक दूर दराज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी जगह में जाएं तो पता चलेगा कि वो कनेक्टिविटी जो चाहिए सीमलेस, वो शायद नहीं है। एक बड़ा चैलेंज है, डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम है। जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि कहीं कहीं ई गवर्नेंस बहुत बेहतरीन है, जिसके चलते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की आवश्यकता है। नंबर 3 जो मैं देख पा रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेल्म में, के डोमेन में, के क्षेत्र में, कि लोगों के पास ट्रेनिंग की बड़ी कमी है, लोग ट्रेंड उतने नहीं है जैसे गवर्नमेंट के। बहुत ये सारे तमाम चैलेंजेस हैं जो कि ओवरकम करने की ज़रूरत है। आप दोनों ने वक्त निकाला, डॉक्टर साकेत बिहारी, प्रोफेसर इंद्रजीत सोंधी, आपने वक्त निकाला, इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdgurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।